नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आए हुए हैं। हमने अपने अध्यक्षों से सुझाव मांगे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने वाली है। हमारे अयोध्या ने बहुत अच्छा काम है और कुछ शिकायतें भी आई हैं। वोटर्स लिस्ट को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव में कहां पर कितना वोट कटा है या वोट बढ़ा है, इसकी जानकारी ली जाएगी। हमारे अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी और चुनाव आयोग पर भी निष्पक्ष चुनाव करवाने का भी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी से लड़े हुए हमारे सभी साथी जो चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने बैठ करके आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को पहले से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो उनकी मदद करें, उनको ज्यादा वोट दिलाएं। और पार्टी के पक्ष में उनका कोई सुझाव है, उन्हें कोई राय देनी है या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो जानकारी वो सुझाव जरूर दे करके जाएं। तो बहुत सारे साथी अपना सुझाव भी दे के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ है, उसकी नौकरी छीनी गई है। इनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वो अपमान से भरी नौकरी है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, देश के और प्रदेश के नौजवानों को उनको सम्मान का, रोजगार सम्मान का, नौकरी मिलने का काम हो। जो इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लाख करोड़ का सपना दिखाया, एमओयू साइन हुए, अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी एमओयू कराने लगे। हाल ही में तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े उद्योग मंत्री गए, वहां भी एमओयू हो गए। अब सोचने की बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जो एमओयू किए थे वो जमीन पे आ रहे हैं? और जिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगने की एक काम किया था, क्या उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं? क्या उनको इंसेंटिव दिए गए हैं? जब बजट में इंसेंटिव का पैसा नहीं था या इंसेंटिव के लिए कोई बजट नहीं था, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हो गया भैया साहब, हो गया। तो आलोक कुमार जी ने कहा है कि आपको भी राम मंदिर का न्योता दिया है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन है, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली
मेट्रो समाजवादियों की देन है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने के लिए समाजवादियों की देन है। और हमें खुशी है इस बात की। आज मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि 2017 के बाद और अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना की नहीं होगी। जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी मेट्रो, उसकी उपलब्धि दिखाई दे रही है। और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अगले फेज की भी मेट्रो बनेगी। न केवल मेट्रो बल्कि उत्तर प्रदेश में जो आज बिजली मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। निवेली लिग्नाइट जो बड़ा प्लांट बन रहा है बिजली का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगा है प्राइवेट, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर में पनकी में जो 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने जा रहा है, वो समाजवादियों की देन है। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगने जा रहा है, और लग गए होते ये कारखाने, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे और सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई होती। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारखाना जो पहले लगना शुरू हुआ था अभी तक पूरा नहीं किया है। आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री दीपक जलाने की 22 तारीख को बात कर रहे हैं और आप विकास की बात कर रहे हैं। तो तेल और घी का दाम बढ़ रहा है और डिम्पल जी ने भी कहा है समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। अखिलेश जी, जिस तरह लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण हार का कारण माने गए, तो लोकसभा चुनाव में भी एक लोकसभा सीट से 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी दावेदार है। तो इन परिस्थितियों से कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी? आपको किसने बता दिया कि 3 प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। सर, कई सन्यासी जो है वो विरोध कर रहे हैं, तमाम शंकराचार्य वगैरह, इसका जो उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आधा अधूरे का आरोप लगा रहे हैं। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया। हमारा रास्ता वही है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष कर करके चलाने का काम किया है। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। सर, बिल्किस बानो के 11 आरोपी पकड़े गए हैं। गुजरात सरकार पे सुप्रीम कोर्ट में संवेदना है, क्या कुछ कहना है? न्यायालय पे हमें भरोसा बढ़ा है और अभी जो बुलंदशहर के जो हत्यारे थे उनको भी सजा न्यायालय देगा। और जो हमारी पार्टी के तमाम लोग हैं जो जिन पर झूठे मुकदमे सरकार ने लगा करके जेल भेजा है, चाहे वो आदरणीय आजम खान साहब हो, चाहे हमारा इरफान सोलंकी हो, या रमाकांत यादव हो, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं। हमें उम्मीद है और उम्मीद बड़ी है कि न्यायालय भी इनको मदद करेगा, न्याय देगा। आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कब तक हो सकता है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी? दिल्ली में जो बातचीत हो रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे सर, महिलाओं की सुरक्षा और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाए, अभी तक के कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है। तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े जानें और देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। सर, आपने जो पीडीए बनाया है इससे भाजपा बहुत भयभीत है, तो 2024 में जब सीट बंटवारा होगा तो ये जो सीट बंटवारा होगा ये भी पीडीए जो आपने बनाया है इसी फार्मूले पर होगा? पीडीए के साथ साथ और भी फार्मूले इसमें लगाए जाएंगे।
बुलंदशहर में एसएचओ हत्याकांड के जो आरोपी थे उसको बीजेपी ने जोनल प्रेसिडेंट बनाया। हमें उम्मीद है न्यायालय पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषी लोगों को सजा न्यायालय देगा बहुत जल्दी। सर, कस्टम जिस तरीके से गुजरात में जब सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, सजा मिली। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन पे आरोप है उनको सजा न्यायालय देगा। सर, कस्टम ऑफिसरों ने सरकार से उम्मीद नहीं है। सर, कस्टम ऑफिसरों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मेरी जो है पेंशन जो है नहीं मिल पाएगी, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कस्टम के ऑफिसर के लोग इस तरह की जो है बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे सर? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अधिकारियों को या कर्मचारियों के जो मुद्दे उठते हैं, सरकार को उसको ध्यान देकर के उनके समाधान करना चाहिए। अमेठी और रायबरेली को लेकर सपा की क्या तैयारी? हमारे विधायकों ने बहुत हमें राय दी है अमेठी रायबरेली को लेकर के भी। हमारे पार्टी के विधायक जो चुनाव जीते हैं उन्होंने सुझाव और राय दे दी है, उस पर हम विचार करेंगे। चलो हो गया। पोस्टर एक लगा हुआ है, राम मंदिर का मॉडल लगा हुआ है बाहर। ये हमारे विधायकों की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं सरकार कर पा रही, और जो विधायकों को सुरक्षा मिली थी वो भी ये सरकार वापस ले रही है। और हम तो आपके सामने और आपके सामने कहेंगे कि अगर कोई भी नेता हो जिसके मन में अगर 1% भी अविश्वास हो और उसे सुरक्षा की जरूरत हो, तो सरकार को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की विधायक हो या कोई दूसरा नेता हो। उसको सरकार को पूरा का पूरा सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, देना चाहिए। सभी एक्टरों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये इको गार्डन में 15 ये लालजी वर्मा जी बैठे हैं सदन में, कितनी बार पूछा इनसे। ये बैठे हैं इंद्रजीत सरोज जी, इन्होंने सदन में पूछा। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, सर वो कह रहे हैं ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है, ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। सर वो कह रहे हैं कि भाजपा में जितने पिछड़े और दलित मंत्री हैं वो सब कोई बोल नहीं रहा है और उनका आरक्षण ये सच है, ये मौन है सब, उनका मास्क अभी हटा नहीं है। कोरोना चला गया है, लेकिन 69,000 के बच्चों के सवाल पर उन्हें भी मास्क लग गया। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही, लेकिन सरकार की तरफ से वहाँ कोई दलित पिछड़े वर्ग का मंत्री जा नहीं रहा है। मैं उन सब नौजवानों से कहूंगा कि ये 100 दिन है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकल पड़े। ठीक है सर, थैंक यू। मैं प्रेस का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। सर सर सर